हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 6 का वीडियो नंबर 8। तो बेटे ये छठी यूनिट का 8वां वीडियो है। और इससे पहले 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 6 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टारगेट है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले बेटे हम सीखेंगे कि एल्यूमिनियम धातु का उसके बॉक्साइट अयस्क से निष्कर्षण किस तरीके से किया जाता है। ठीक है बेटे। और उसके बाद लगाएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। मींस एल्यूमिनियम के निष्कर्षण से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमें पढ़ना है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, यानी कि एल्यूमिनियम के अयस्क से हमें प्राप्त करना है बेटे किसे? एल्यूमिनियम को प्राप्त करना है। तो एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बेटे कि हम एल्यूमिनियम का निष्कर्षण उसके कौन से अयस्क से सामान्य रूप से करते हैं। ठीक है बेटे। तो हमें पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम कौन से अयस्क से करते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा बेटे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण उसके बॉक्साइट अयस्क से। देखो क्या लिख रहा मैं, उसका जो बॉक्साइट अयस्क होता है ना, बॉक्साइट अयस्क से निम्न पदों में, स्टेप भी बता रहा बेटे साथ के साथ कौन कौन से स्टेप है, निम्न पदों में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पहली बात, सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कौन से अयस्क से हम सामान्य रूप से करते हैं, या अधिकतर कौन से अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेटे वो होता है कौन सा अयस्क? बॉक्साइट अयस्क। ठीक है। और कौन कौन से पद प्रयोग करते हैं? उन पदों में जो सबसे पहले नंबर पे हमें लिखना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटे? हम करते हैं बॉक्साइट का सांद्रण करते हैं बेटे। बॉक्साइट का सांद्रण। और बेटे एक बात बताऊं बहुत अच्छी, जो बॉक्साइट का सांद्रण हम करते हैं ना, वो करते हैं निक्षालन विधि से। कौन सी विधि से बेटे? निक्षालन विधि। मैंने आपको सांद्रण की 5 विधियां सिखाई थी, और उन 5 विधियों में से एक विधि है निक्षालन, जिसे आप लीचिंग भी कह सकते हैं। आप निक्षालन कहो या फिर आप लीचिंग भी कह सकते हैं। और एक बात और बताऊं, इसके निक्षालन के लिए हम प्रयोग करेंगे NaOH के सॉल्यूशन का, कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले तो हमें करना है सांद्रण यानी निक्षालन से। उसके बाद दूसरे स्टेप पे हमें क्या करना है कि जब आप बॉक्साइट अयस्क का निक्षालन कर लोगे, माने उसका सांद्रण कर लोगे, तो बेटे आपको मिल जाएगा एल्यूमिना, Al2O3। क्या मिल जाएगा? एल्यूमिना मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटे। और फिर हम क्या करेंगे कि उस एल्यूमिना का करेंगे हम विद्युत अपघटन। तो नंबर 2 पे हमें करना है, एल्यूमिना हमें मिल जाएगा, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन हम करेंगे बेटे। अच्छा एक बात बताऊं बहुत बढ़िया, ये जो एल्यूमिना का हम विद्युत अपघटन करते हैं भाई, जब हमने सांद्रण करा तो हमें मिल जाएगा एल्यूमिना, बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा। फिर हम एल्यूमिना का करेंगे बेटे विद्युत अपघटन, और एल्यूमिना के विद्युत अपघटन को हम कहते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटे, हॉल हेरोल्ट प्रक्रम, इस नाम से भी जाना जाता है।
एग्जाम में इस नाम से आ जाता है बेटे, हॉल हेरोल्ड प्रक्रम के नाम से। तो पहले स्टेप में जब बॉक्साइट का हम सांद्रण करते हैं निक्षालन विधि द्वारा, तो हमें बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। फिर हम एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं, जिसे हॉल हेरोल्ड प्रक्रम भी कहा जाता है। और बेटे विद्युत अपघटन करने से आपको मिल जाती है एल्यूमिनियम धातु, पर शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती। तो तीसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप पे हम करते हैं एल्यूमिनियम का शोधन। और बेटे एक बात बताऊं आपको, इस शोधन के लिए भी हम विद्युत अपघटनी विधि का ही प्रयोग करते हैं। मैंने आपको शोधन की भी बहुत सारी विधियां बताई थी ना, तो उन विधियों में से एक विधि थी विद्युत अपघटन विधि या विद्युत अपघटनी विधि। इसका प्रयोग करते हैं बेटे। और आपकी नॉलेज के लिए एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि ये जो एल्यूमिनियम के शोधन की जो विधि है, जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी विधि, इसका नाम बेटे हूप विधि भी है। हूप विधि, हूप विधि के नाम से पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। तो हमें इन 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले हम करेंगे बॉक्साइट का सांद्रण निक्षालन के द्वारा या लीचिंग के द्वारा, और उसमें हम यूज करेंगे NaOH का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और बेटे नंबर 2 पे हमें जब पहले स्टेप से एल्यूमिना मिल जाएगा, तो हम एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करेंगे, जिसे आप हॉल हेरोल्ड प्रक्रम भी कह सकते हो। और इससे आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम धातु। और बेटे एल्यूमिनियम धातु का हम शोधन करेंगे विद्युत अपघटनी विधि से, जिसे आप कह सकते हैं हूप विधि। और फिर मिलेगा आपको शुद्ध एल्यूमिनियम। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1 बाय 1 इन्हें स्टडी करेंगे हम। ठीक है बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर एल्यूमिनियम का निष्कर्षण केवल 3 पदों में ही कैसे पूरा हो जाता है। जब आपने हमें सिखाया था कि कोई भी आपके पास खनिज है, तो खनिजों में से आपको छांटना है अयस्क, अयस्क का करना है सांद्रण, सांद्रण के बाद करना है आपको ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए निस्तापन, और फिर करना है आपको भर्जन, और भर्जन के बाद आपको करना है अपचयन। और अपचयन के भी बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से जो मुख्य तरीका है प्रगलन। और प्रगलन से आपको जो धातु प्राप्त होती है, उस धातु का हम करते हैं शोधन। कि सर जब हमने इतने सारे स्टेप, इतने सारे पद, इतने सारे चरण पढ़े हैं, तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण केवल 3 स्टेप में ही क्यों हो रहा है? दैट इज द पॉइंट, कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण केवल 3 स्टेप में ही क्यों हो रहा है। बेटे इसका कारण पता क्या है? इसका कारण यह है कि जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, इस यूनिट को जब हम स्टार्ट कर रहे थे, और इस यूनिट का यदि आपने पहला वीडियो देखा है और उसके नोट्स बनाए हैं, तो उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा चार्ट बनवाया था, या यूं कह दो एक बहुत अच्छा सा फ्लो डायग्राम बनवाया था। और उस फ्लो डायग्राम में मैंने आपको समझाया था कि जो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं ना बेटे, जो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, उनका निष्कर्षण केवल 3 स्टेप में ही हो जाता है। इस बात को दिमाग में घुसा लो बेटे। और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, जब तो हवा और पानी के साथ रिएक्शन कर जाती है। तो जब एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, तो इसीलिए तो हम 3 स्टेप में फॉलो कर रहे हैं इसका निष्कर्षण। सबसे पहले हम अयस्क का सांद्रण करेंगे, और हमने बोर्ड पे लिखा है कि कौन से अयस्क का सांद्रण? बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण करेंगे निक्षालन विधि द्वारा या लीचिंग मेथड द्वारा। उसके बाद इससे हमें मिल जाएगा एल्यूमिना। एल्यूमिना का करेंगे हम विद्युत अपघटन, या आप कह सकते हो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, और उससे हमें मिलेगा क्या? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का हम करेंगे शोधन, वो भी विद्युत अपघटन द्वारा यानी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, और उसे आप कह सकते हो हूप विधि या हूप प्रोसेस। ठीक है बेटे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है बेटे सबसे पहले बॉक्साइट का सांद्रण या निक्षालन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। देखो बेटे, जो बॉक्साइट अयस्क होता है ना, मैं लिख दूं यहां, बॉक्साइट में अधिकतर जो बॉक्साइट अयस्क होता है ना बेटे, उसमें अधिकतर कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं? एक तो होती है उसमें SiO2 यानी सिलिका की अशुद्धि, एक होती है फेरस ऑक्साइड की अशुद्धि, और एक होती है
फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि। इसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धि भी होती है। आदि अशुद्धियां होती हैं। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका बॉक्साइट अयस्क होता है उसमें बेटे ये मुख्य रूप से अशुद्धियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी अशुद्धियां? SiO2 मीन्स सिलिका, आयरन के दोनों ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो आप क्या करोगे बेटे, इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए सबसे पहले आप अयस्क का पाउडर बना लोगे, ठीक है, या चूर्ण बना लोगे, तो आपको मिल जाएगा चूर्णित अयस्क या पाउडर फॉर्म में अयस्क। इस अयस्क को आप कंसंट्रेट NaOH के साथ, NaOH सॉल्यूशन लिख दूं, चलो कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन यानी सांद्र NaOH के विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास जो चूर्णित अयस्क है, इस चूर्णित अयस्क को बेटे हम गर्म करेंगे किसके साथ? कंसंट्रेट NaOH के विलयन के साथ हम गर्म करेंगे। ऐसा करने से पता क्या होगा? ऐसा करने से बेटे मैं लिख दूं यहां, जिससे जो बेटे एल्यूमिना है ना, Al2O3, एल्यूमिना क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में, एल्यूमिना सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में निष्कर्षित हो जाता है। अब निष्कर्षित होने का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि जो आपका एल्यूमिना है ना बेटे, एल्यूमिना, वो एल्यूमिना क्या करता है? वो विलयन में आ जाता है, यानी कि NaOH के अंदर घुल जाता है। इसे तो कहते हैं निक्षालन। तो एल्यूमिना घुल जाता है किसमें बेटे? NaOH में। और किस रूप में घुलता है? सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में। पर एक समस्या और खड़ी होती है। एक समस्या ये खड़ी होती है कि इसी घोल में, मैं लिख दूं जिसमें, यानी कि इसी घोल में, NaOH के घोल में सोडियम सिलिकेट भी आ जाता है। सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट भी घुला होता है। मतलब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने जो बॉक्साइट अयस्क लिया है, उस बॉक्साइट अयस्क में ये तो होंगी अशुद्धियां, और इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए आप चूर्णित अयस्क को सांद्र NaOH के विलयन के साथ गर्म करोगे। एल्यूमिना आ जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में, विलयन में घुल जाएगा। पर एल्यूमिना के साथ साथ सोडियम सिलिकेट भी विलयन में घुल जाएगा। पर बाकी जो अशुद्धियां हैं, देखो इस सिलिका की बात कर रहा बेटे मैं, सिलिका घुलेगा सोडियम सिलिकेट के रूप में। भाई घुलना किसे चाहिए था? घुलना चाहिए था बेटे एल्यूमिना को सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में। बस हमें चाहिए था एल्यूमिना, चाहिए था सोडियम सिलिकेट चाहिए था। पर बेटे सिलिका ने भी क्या करा? घुल के दिखाया सोडियम सिलिकेट के रूप में। पर बाकी जो अशुद्धियां हैं, जैसे ये अशुद्धियां, दिस एंड दिस, ये अशुद्धियां क्या होंगी? घुलनशील नहीं होंगी उस विलयन के अंदर। और यदि घुलनशील नहीं है तो इन्हें आप छान के अलग कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ बेटे, अशुद्धियों को छानकर अलग कर लिया जाता है। मतलब बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, वे सारी अशुद्धियां छानकर उन्हें क्या कर लोगे आप? अलग कर लोगे, बाकी अशुद्धियों को छान के। देखो यहां तक समझ में आया क्या? हमारे लिए मेन चीज है एल्यूमिना, जो सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इसका रिएक्शन होगा, देखो ये एल्यूमिना है Al2O3, और हमने घोल रखा है इसे NaOH के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। और वो NaOH का सॉल्यूशन पानी में ही तो बना होगा बेटे। किसमें बना होगा? पानी में। तो जब आप इसे गर्म करोगे ना, एल्यूमिना घुला है NaOH के जलीय विलयन के अंदर, तो बनेगा 2NaAlOH का होल 4।
ये है बेटे सोडियम एल्यूमिनेट। ये सोडियम एल्यूमिनेट है, इसकी हमें जरूरत है। हमें पता है कि सोडियम सिलिकेट भी उसी विलयन में, उसी घोल में घुला हुआ है। अब आप क्या करोगे कि उस घोल में दो चीज है, एक दो सोडियम सिलिकेट है यानी सिलिका सोडियम के साल्ट के रूप में, और एक है बेटे सोडियम एल्यूमिनेट। हमें चाहिए सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम सिलिकेट को हमें किसी तरीके से अलग करना है। तो आप क्या काम करोगे, एक अच्छा स्टेप फॉलो करोगे, ध्यान से देखियो। प्राप्त विलयन में, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटे, बिल्कुल ध्यान से। अब देखो हम निक्षालन का दूसरा स्टेप ले रहे। प्राप्त विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटे, जो आपको विलयन मिला है, भाई अशुद्धियों को तो आपने क्या करा, छान के अलग कर दिया। अब विलयन में दो चीज है, एक तो बेटे सोडियम एल्यूमिनेट है। क्या है बेटे, सोडियम एल्यूमिनेट। और दूसरा क्या है, दूसरा है बेटे सोडियम सिलिकेट। तो हम क्या करेंगे, उस विलयन में जिसमें ये दोनों चीज हैं उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, ठीक है। और उसके साथ तथा Al2O3N2XH2O यानी जल योजित एल्यूमिना है, ये पानी जिसके अंदर उपस्थित है ऐसा एल्यूमिना, तथा Al2O3X H2O की कुछ मात्रा मिलाते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी बेटे। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए जरा। ऐसा करने से Al2O3X H2O अवक्षेपित हो जाता है। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि सर ये तो बात ठीक है, चलो हमें घोल में सोडियम एल्यूमिनेट मिला और सोडियम सिलिकेट मिल गया, ये दोनों चीज हमें घोल में मिल गई, पर हमने उस घोल में क्या करा, CO2 गैस प्रवाहित करी। CO2 गैस क्या करेगी बेटे, CO2 गैस इस सोडियम एल्यूमिनेट को एल्यूमिना के रूप में क्या कर देगी, एल्यूमिना के रूप में क्या कर देगी, अवक्षेपित। क्या कर देगी बेटे, एल्यूमिना के इस रूप में। तो CO2 गैस जब आपने प्रवाहित करी और साथ में आपने एल्यूमिना का जलयोजित जो होता है रूप, उस जलयोजित रूप की थोड़ी सी मात्रा उस विलयन में डाल दी। CO2 गैस तो प्रवाहित कर रहे, पर थोड़ा सा आपने डाल दिया Al2O3X H2O। ये ताजा बना हुआ होना चाहिए, ताजा बना हुआ। ऐसा करने से पता क्या होता है, ऐसा करने से बिल्कुल ऐसा प्रोसेस होता है जैसा आपने देखा होगा कि आपके पास थोड़ा सा गर्म दूध है और उस थोड़े से गर्म दूध में आप थोड़ी सी दही डाल दो, तो यूं बताओ सारा दूध दही में बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा। आप कहोगे कि सर बदल जाएगा, सारा दूध दही में बदल जाता है बेटे यदि थोड़ी सी दही डाल दो। जिसे कुछ लोग कहते हैं कि जामन लगा दिया या जमावन लगा दिया इसमें हमने दूध में, अब तो इसकी दही बन जाएगी। तो बेटे हमने उस विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करी और Al2O3X H2O की थोड़ी सी मात्रा मिलाई, कुछ मात्रा मिलाते हैं। तो जिस चीज की मात्रा मिलाई उसी चीज के क्या मिलेंगे, हमें अवक्षेप मिलेंगे उसी चीज के। जैसे आप दूध में थोड़ी सी दही मिलाते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है। तो आपने इस चीज को यूज करा है ज्यादा अवक्षेप प्राप्त करने के लिए, यानी कि अवक्षेपण की क्रिया को प्रेरित करने के लिए कुछ मात्रा मिलाते हैं। ऐसा करने पर Al2O3X H2O अवक्षेपित, यहां लिख दूं, अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। ये किस रूप में आ जाएगा, अवक्षेप के रूप में आ जाएगा। और इस बात को सुन लो ध्यान से, जैसे आप गर्म दूध में दही का थोड़ा सा मात्रा मिलाते हो, इसी तरीके से आपने उस विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके जल योजित एल्यूमिना की थोड़ी सी मात्रा मिलाई है, जिससे अवक्षेपण की क्रिया क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो इस क्रिया को या इस प्रक्रम को कहते हैं, मैं लिख दूं जरा, इसे बीजारोपण कहते हैं, ठीक है बेटे। क्या कहते हैं, बीजारोपण।
यानी कि आपने जिस तरह दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई थी, इसी तरीके से विलयन में आपने जल योजित एल्यूमिना के ताजे बने हुए यौगिक की थोड़ी सी मात्रा आपने मिलाई है। तो आपको मिल जाएंगे किसके अवक्षेप? जिसकी मात्रा आपने मिलाई है उसी के अवक्षेप मिलेंगे आपको। तो रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास उस विलयन में था सोडियम एल्यूमिनेट। क्या था बेटे? सोडियम एल्यूमिनेट था, और हमने उसमें CO2 गैस प्रवाहित करी। रिएक्शन तो हुई CO2 की वजह से ही, पर अवक्षेप बनने की क्रिया फास्ट हो गई है Al2O3 into XH2O की वजह से। यानी कि इसे ही आपने मिलाया और यही अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, और साथ में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलेगा, जो विलयन में क्या होगा? घुला रहेगा। और बेटे अब पता क्या हुआ, जो आपके पास ये जो सोडियम सिलिकेट की अशुद्धि थी ना, जो विलयन में घुल गई थी सोडियम एल्यूमिनेट के साथ, वो अशुद्धि तो विलयन में घुली रहेगी। विलयन से हमें क्या प्राप्त हो गया बेटे? जल योजित एल्यूमिना प्राप्त हुआ है। किसके रूप में बेटे? अवक्षेप के रूप में। अब इन अवक्षेपों को अलग तो कर ही लोगे आप। मैं लिख रहा बेटे, अवक्षेप जो हैं ये, इन्हें आपने अलग कर लिया, तो अवक्षेपों को गर्म करना आपको, बस अलग करके सुखा के छान के अवक्षेपों को गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो इस तरह हम करते हैं सांद्रण। और ये विधि कौन सी है? निक्षालन विधि है। देखो ये अवक्षेप आपने ले लिए Al2O3 into XH2O, और इन अवक्षेपों को यार जरा गर्म करके तो देखो, पानी सारा उड़ जाएगा। आपके पास बचेगा Al2O3 और साथ में जल जो है वो वाष्पित होके उड़ जाएगा जब आप इसे गर्म करोगे। तो ये निक्षालन विधि है बेटे। कौन सी विधि है? निक्षालन। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारे पास बॉक्साइट अयस्क था, उस अयस्क को आपने सिर्फ मात्र क्या करा है, उसे पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, और उस पाउडर को, चूर्ण को हमने किसमें घोल दिया? सांद्र NaOH के विलयन में। ऐसा करने से जो आपका एल्यूमिना है वो सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में विलयन में घुल गया, अशुद्धियां अलग होगी, पर सिलिका भी सोडियम के साल्ट के रूप में उसके अंदर घुल गया कि हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सोडियम एल्यूमिनेट कह रहा कि अब नहीं तो थोड़ी देर बाद सही, छोड़ना तो पड़ेगा ही साथ। फिर क्या हुआ बेटे? फिर उसके बाद हमने उस विलयन में अशुद्धियां जो थी, जो नहीं घुली थी, उन्हें तो छान के कर दिया अलग। अब विलयन में दो चीज बची, एक तो बचा बेटे सोडियम एल्यूमिनेट जो हमारे लिए खास है, और एक सोडियम सिलिकेट जो हमारे लिए बकवास है। अब हम उस विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे और जल योजित एल्यूमिना की थोड़ी सी ताजी मात्रा उसमें मिलाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? जल योजित एल्यूमिना अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, और वो सोडियम सिलिकेट उस विलयन में ही घुला हुआ रह जाएगा। अवक्षेपों को छान के अलग कर लो, और फिर उसे जो है गर्म करो बेटे, और गर्म करने से आपको मिल जाएगा शुद्ध एल्यूमिना। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ शुद्ध एल्यूमिना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा स्टेप ले रहे हैं हम, हॉल हेरोल्ड प्रक्रम या वैद्युत अपघटन करेंगे एल्यूमिना का। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हमें करना है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हॉल हेरोल्ड प्रक्रम। क्या कहते हैं बेटे? हॉल हेरोल्ड प्रक्रम। ध्यान से समझेंगे। आपको एक चित्र नजर आ रहा होगा यहाँ, चलो उस चित्र के बारे में ही पहले बात कर रहे हैं। बेटे सबसे पहले तो आपको समझना है, एक बड़ा सा बर्तन है, और ये बर्तन बना हुआ है, लोहे का बर्तन है। ये किस चीज का बना हुआ है? लोहे का। और इस बर्तन में अंदर की तरफ एक अस्तर या लेयर बनी हुई है। देखो मैंने डार्क उससे बनाई है। ये जो अंदर की तरफ इसमें जो लेयर हमने लगा रखी है उसे कहते हैं कार्बन का अस्तर, यानी ग्रेफाइट की या कार्बन का एक परत है। और ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं कैथोड का। किसका काम करते हैं? कैथोड का। देखो बर्तन को देखो ध्यान से। ये बर्तन जो है कैसा कर रखा हमने? ऋणावेशित, यानी बैटरी के ऋणावेशित प्लेट से हम इसे जोड़ेंगे। दूसरी बात, इसमें जो है ऊपर की तरफ हमें पता चल गया कि कैथोड क्या है? लोहे का बर्तन, और कार्बन का अस्तर क्या है बेटे? कैथोड है।
ऊपर की तरफ बेटे ग्रेफाइट की छड़ें हैं जो एनोड का काम करती हैं। देखो ग्रेफाइट की छड़ें एनोड का काम कर रही हैं। और बेटे इसमें हमने भर रखा है गलित एल्यूमिना। एल्यूमिना ही तो प्राप्त हुआ था जब आपने बॉक्साइट का सांद्रण करा था, तो आपको मिला था एल्यूमिना। क्या मिला था बेटे? एल्यूमिना। तो एल्यूमिना है गलित रूप में, यहां पर रखा बेटे हमने। और Na3Al6 है जिसे आप कहते हो क्रायोलाइट, और CaF2 है जिसे आप कह सकते हो फ्लोरोस्पार। ये तीन चीज आपको भरनी है भाई। इसका तो हमें वैद्युत अपघटन करना ही है। अब सवाल बच्चों के दिमाग में खड़ा होता है, जी आपने क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार क्यों भरा इसके अंदर? बेटे इसलिए भरा कि ये जो क्रायोलाइट है Na3Al6 और CaF2, कैल्शियम डाइफ्लोराइड कह दो या फ्लोरोस्पार कह दो, ये दो चीजें दो कारणों की वजह से भरी जाती हैं। पहला कारण तो यह है कि एल्यूमिना के गलनांक को कम कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? एल्यूमिना के गलनांक को कर देते हैं कम, नहीं तो एल्यूमिना तो गलने को ही तैयार नहीं है। और बेटे दूसरा कारण पता क्या है? दूसरा कारण यह है कि जो विलयन की चालकता है ना, विलयन की चालकता को बढ़ा देते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा करंट सप्लाई हो सके और विद्युत अपघटन की क्रिया हो जाए बहुत अच्छी। ठीक है बेटे, तो इसलिए हम इन दोनों चीजों को इसमें मिला रहे हैं। यानी यूं समझ लो कि विद्युत अपघटय है, ये तीनों चीज मिलके किसका काम करेंगे? विद्युत अपघटय का। अब दूसरी बात यह है कि जब विद्युत अपघटन की क्रिया होगी तो विद्युत अपघटन की क्रिया में एल्यूमिना आयनों में टूटेगा, और उनमें से एल्यूमिना का एक इंपॉर्टेंट आयन होगा Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन। अब मुझे यूं बताओ, Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन एनोड पर जाएगा या कैथोड पर? तो आप कहोगे कि सर वो तो ट्रिपल पॉजिटिव है, यानी धन आवेशित आयन है, यानी धन आयन है, और धन आयन है तो ऋण आवेशित प्लेट पे जाएगा, यानी कि कहाँ जाएगा? कैथोड पर। तो यहाँ बेटे एल्यूमिनियम आयन कैथोड पर, यानी नीचे ये जो कार्बन का आपने ग्रेफाइट या कार्बन का लेयर बना रखा है और ये एनोड है, क्या है? कैथोड है। तो इस कैथोड पर एकत्रित होगा एल्यूमिना, क्योंकि एल्यूमिना ट्रिपल पॉजिटिव है, और ट्रिपल पॉजिटिव धन आयन तो कैथोड पर ही जाकर एकत्रित होते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या होगा बेटे? एल्यूमिनियम यहाँ कैथोड पे एकत्रित होगा, और हमने लिखा है गलित एल्यूमिनियम। धीरे धीरे गलित एल्यूमिनियम की ये जो परत है, जो लेयर है, ये मोटी होती चली जाएगी। तो बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? मतलब इस चित्र को आपको बना के आना है पेपर में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस चीज में जब आप चित्र इसका बनाओगे तो लिखना क्या क्या है वो देखो जरा ध्यान से, जो मैंने समझाया वो ही लिखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोहे का बर्तन है, लोहे का बर्तन कह दो या पात्र कह दो, एक ही बात है। और लोहे के बर्तन के ऊपर है कार्बन का स्तर। तो लोहे का बर्तन और कार्बन का स्तर, ये दोनों किसका काम कर रहे हैं बेटे? ये दोनों काम करते हैं कैथोड का। किसका काम करते हैं बेटे? कैथोड का काम करते हैं। और फिर दूसरी बात कि जो आपके पास गलित एल्यूमिना है, जो आपने सांद्रण से प्राप्त किया है गलित एल्यूमिना, और साथ में Na3Al6 जिसे आप क्रायोलाइट भी कहते हो, और साथ में CaF2, और भी बहुत सारी चीजें आप मिला सकते हो गलनांक को घटाने के लिए और चालकता को बढ़ाने के लिए। ये तीनों चीजों को मैं कह सकता हूं कि ये है विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट। कि ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण को हम कह सकते हैं कि ये काम करता है विद्युत अपघटय का या इलेक्ट्रोलाइट का। और बेटे एक बात और बताऊं बहुत अच्छी, एक बात है कि जो ग्रेफाइट की छड़ें ऊपर लगा रखी ना आपने, हमने तो चित्र में 3 छड़ें लगा रखी, आप चाहे 30 लगा दो। ये जो ग्रेफाइट की छड़ें हैं, ये बताओ किसका काम करती हैं? बताओ किसका काम करती हैं ग्रेफाइट की छड़ें बेटे? वहां लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट का है एनोड। तो ग्रेफाइट की छड़ें बेटे एनोड का काम करती हैं। और एक बात और बताऊं, बहुत अच्छी बात, देखो यहाँ जो है ऊपर हमने बिछा रखी है कॉक की लेयर, यानी कि कार्बन का चूर्ण, या यूं कह दो कोयले का पाउडर ऊपर बिछा रखा है इस पूरे बर्तन के जो विलयन है उसके ऊपर, जिससे क्या ना हो? ऊष्मा की हानि ना हो। तो बेटे मैं लिख सकता हूं कि जो कॉक है, कॉक या कार्बन का जो चूर्ण है, वो ऊपर हमने बिछाया है, और किस लिए बिछाया है? ऊष्मा हानि को
ऊष्मा हानि को रोकने के लिए इसलिए हमने बिछाया है कार्बन का चूर्ण। ठीक है बेटे। और अच्छा एक चीज और सीख लो यार, बहुत अच्छी चीज है कि जो आपका Na3AlF6 है ना क्रायोलाइट, और जो फ्लोरोस्पार है CaF2, ये दोनों पता क्या करते हैं? आपको पता है कि वैद्युत अपघटक का तो काम करेंगे, पर इनका मुख्य काम है कि ये गलनांक को, इनका काम क्या है? गलनांक को घटाना व चालकता को बढ़ाना। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है अलग से, बहुविकल्पीय में या अतिलघु में। अब देखो, जब आप इस पूरे बर्तन में या विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना बेटे, कैथोड और एनोड तो आपने बना ही दिए, तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्न क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं होंगी वो देखो। निम्न क्रियाएं होती हैं, बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगी आपके। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? देखो बेटे, आपके पास जो एल्यूमिना है, जब उसमें आप धारा प्रवाहित करोगे तो एल्यूमिना का हो जाएगा विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन, और दो तो बनेंगे बेटे Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन, और बेटे 3 बनेंगे ऑक्साइड आयन। ठीक है, 3 ही तो बनेंगे ऑक्साइड आयन। अब जरा सोच के मुझे यूं बता दो कि कैथोड पर कौन जाएगा? बताओ बेटे, कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर तो एल्यूमिनियम आयन जाएगा, और एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा बेटे? मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखियो, एल्यूमिनियम आयन गया कैथोड पर, और कैथोड से लिए उसने 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए लिए इलेक्ट्रॉन क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और कैथोड पर होता है ऋण आवेश। जब कैथोड पर ऋण आवेश होता है तो इसी से ही तो पता चलता है कि कैथोड के पास तो इलेक्ट्रॉनों की भरमार है, और यहाँ बन जाएगी एल्यूमिनियम धातु। ठीक है, कैथोड पर क्या बनेगी बेटे? एल्यूमिनियम धातु बनेगी, और गलित रूप में बनेगी, और देखो नीचे इकट्ठी हो रही कैथोड पर। ठीक है बेटे। अब मुझे बताओ कि एनोड पर कौन पहुंचेगा? आप कहोगे कि सर एनोड पर तो ये ऑक्साइड आयन पहुंचेगा, और कार्बन के बना रखे आपने एनोड, वहां यदि ऑक्साइड आयन पहुंचा है तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल लेगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना इसके पास, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो कौन सी गैस बनेगी बेटे? कार्बन और एक ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, जो उड़ उड़ के भागती रहेगी। कहां से? एनोड से। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन डबल नेगेटिव आयन आ जाएं, तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा हैं। और अब बताओ CO2 गैस नहीं बनेगी क्या? तो CO2 गैस बनेगी और उड़ जाएगी। तो हमारा जो है, जो उड़ने वाली गैस है, इनसे तो कोई मतलब है ही नहीं। हमारा मतलब है एल्यूमिनियम धातु गलित रूप में हमें नीचे प्राप्त हो जाएगी यहाँ, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एल्यूमिनियम का शोधन करेंगे बेटे हूप विधि से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हम आ गए हैं तीसरे स्टेप पर, और तीसरा स्टेप है एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटनी शोधन या हूप विधि। तो हम हूप विधि या हूप प्रोसेस या हूप मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। इसमें क्या है बेटे कि आपके पास एक बड़ा बर्तन है, ठीक है, और उस बड़े बर्तन में आपने क्या कर रखा है कि सबसे नीचे तो आप अशुद्ध एल्यूमिनियम लोगे, पिघला हुआ, और मोटी परत लोगे, अशुद्ध एल्यूमिनियम की मोटी परत। अशुद्ध एल्यूमिनियम वो है जो आपने हॉल हेरोल्ड प्रक्रम से प्राप्त किया है। ठीक है, अशुद्ध एल्यूमिनियम की मोटी परत काम करेगी किसका? एनोड का। नीचे कार्बन का लेयर या ग्रेफाइट बिछा दिया और उसे दे दिया धनावेश। तो अशुद्ध एल्यूमिनियम की मोटी परत किसका काम करेगी बेटे? एनोड का काम करेगी। और बेटे शुद्ध एल्यूमिनियम की पतली परत किसका काम करेगी? कैथोड का काम करेगी। वहां भी ग्रेफाइट की छड़ें आपने लगा रखी हैं, जिससे शुद्ध एल्यूमिनियम की पतली परत क्या बन जाए? कैथोड। और इनके बीच में हम लेंगे वैद्युत अपघटक के रूप में क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। ये दोनों किसका काम करेंगे बेटे? वैद्युत अपघटक का काम करेंगे। तो जब आप धारा प्रवाहित करोगे
तो धारा प्रवाहित करने से आपने वैद्युत अपघटन विधि द्वारा जब शोधन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जो शुद्ध धातु है वो क्या करती है, वो एनोड से उतर उतर के विलयन में आती है और विलयन से चढ़ती है कहाँ, कैथोड पर। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही होगा कि जो शुद्ध एल्यूमिनियम है वो एनोड से वैद्युत अपघटे में और वैद्युत अपघटे से कैथोड में आना लग जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ घंटे बाद आप देखोगे कि जो अशुद्ध एल्यूमिनियम का परत है वो तो हो जाएगा पतला और शुद्ध एल्यूमिनियम का परत क्या हो जाएगा बेटे, मोटा हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है कि जो सबसे ऊपर है ना इस बर्तन में, सबसे ऊपर की परत, बर्तन में जो बेटे सबसे ऊपर की परत है ना, वो बेटे शुद्ध एल्यूमिनियम की पतली परत है बेटे। शुद्ध एल्यूमिनियम की पतली परत लेनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये शुद्ध एल्यूमिनियम की पतली परत काम करती है किसका, कैथोड का। देखो चित्र में लिखा हुआ शुद्ध एल्यूमिनियम की पतली परत है, कैथोड का काम कर रही है। हमने ग्रेफाइट की छड़ें इसमें कैथोड बना के डुबा रखी हैं। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखियो, जो सबसे नीचे वाली परत है ना, सबसे नीचे वाली परत, ध्यान से देखो चित्र में, वो बेटे अशुद्ध एल्यूमिनियम की मोटी परत है। भाई जिसे शुद्ध करना उसे तो आप ज्यादा मात्रा में ले लो। और किसका काम कर रही देखियो बेटे, ये काम करती है एनोड का। किसका काम करती है बेटे, एनोड का काम करती है। और जो बीच वाली परत है, ठीक है बेटे, बीच में क्या भर रखा बताओ, बीच में भर रखा है एक तो क्रायोलाइट Na3AlF6 और एक क्या भर रखा बेटे, फ्लोरोस्पार या CaF2। और मुझे जरा बताओ कि दोनों किसका काम करते हैं, ये दोनों काम करते हैं वैद्युत अपघटय का। किसका बेटे, वैद्युत अपघटय का काम करते हैं। ठीक है बेटे, किसका काम करते हैं, वैद्युत अपघटय का। तो क्या होगा जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ध्यान से समझते रहियो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध एल्यूमिनियम, शुद्ध एल्यूमिनियम, सबसे नीचे कौन सी परत है बेटे, एनोड, एनोड से वैद्युत अपघटय में, एनोड से तो बेटे वैद्युत अपघटय में ही तो आएगा, एनोड से वैद्युत अपघटय में, तथा फिर वैद्युत अपघटय से कहां जाएगा, फिर कैथोड में जाने लगता है। ठीक है बेटे। ऐसा करने से क्या होगा बताओ, जब नीचे से तो जा रहा हो बीच वाली परत में और बीच वाली परत से ऊपर वाली परत में, अतः कुछ समय बाद अशुद्ध एल्यूमिनियम की परत, अशुद्ध एल्यूमिनियम की परत कैसी हो जाएगी, पतली, तथा शुद्ध एल्यूमिनियम की परत कैसी हो जाएगी बताओ, शुद्ध एल्यूमिनियम की परत मोटी हो जाती है। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलो इसकी रिएक्शन देख लो आप थोड़ी सी बेटे। जो क्रायोलाइट होता है ना, ये क्रायोलाइट Na3AlF6 की बात कर रहा बेटे मैं। तो यदि आप Na3AlF6 को देखो, ध्यान से देखो, इससे हमें प्राप्त होता है AlF3। ये जो Na3AlF6 है ना, देख रहे ना बोर्ड पे आप, इसे देख लो ना, इससे हमें क्या प्राप्त होता है बेटे, AlF3 प्राप्त होता है। और वो जो AlF3 है ना बेटे, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, वो धारा प्रवाहित करने पे किस तरह टूटता है, इस तरह टूटता है। तो तीन तो बनते हैं
3 आवेश वाला बनता है क्या, एल्यूमिनियम आयन धनावेश वाला, और 3 बनते हैं F नेगेटिव आयन। ठीक है, ऐसे ही तो टूटेगा। अब जरा मुझे सोच के बता दो कि एनोड पर कौन जाएगा, कौन जाएगा बेटे एनोड पर। आप कहोगे कि सर एनोड पर जाएगा 3F नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ, जब एनोड पर पहुंच गया 3F नेगेटिव, यहाँ देखते रहियो ध्यान से, एनोड है, यहां से यहां आया 3F नेगेटिव, और 3F नेगेटिव जब वहां गया तो वहां से वो उठाएगा Al ट्रिपल पॉजिटिव आयनों को। ध्यान से समझते रहियो, ये फ्लोराइड आयन यहाँ गया और यहाँ से किसे उठा के लाया, एल्यूमिनियम आयनों को उठा के अपने अंदर लाया। तो क्या बनेगा बेटे, AlF3 बनेगा, यानी कि फ्लोराइड आयन यहाँ गया और यहाँ से एल्यूमिनियम को उठा के ले आया वापिस, कहाँ, वैद्युत अपघटन के विलयन में। अब मुझे यूं बताओ कैथोड पर कौन जाएगा। हमें पता चल गया कि फ्लोराइड आयन वहां जाके एल्यूमिनियम को उठा के लाया और AlF3 के रूप में आ गया। अब वो AlF3 आयनों में तो ऐसे टूटेगा ना, आने के बाद AlF3 ऐसे टूटेगा बेटे आयनों में, और फिर कैथोड पर उनमें से कौन सा आयन जाएगा, Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन जाएगा। ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, और वहां से वो लेगा बेटे 3 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगी एल्यूमिनियम धातु। तो ये हमारे पास शुद्ध एल्यूमिनियम हमें क्या होता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा बेटे, शुद्ध एल्यूमिनियम। ठीक है बेटे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब देख लेते हैं एल्यूमिनियम के उपयोग, इनमें से भी कभी कभार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो इन्हें भी देख लें। ठीक है बेटे, एक तो बर्तन में सजावटी सामान बनाने में, बिजली के तार बनाने में, थर्माइट प्रक्रम में, थर्माइट वेल्डिंग होता है बेटे, उसमें भी एल्यूमिनियम यूज होता है, चॉकलेट टॉफी के रैपर बनाने में, वायुयान की दीवार बनाने में, सिल्वर कलर का पेंट बनाने में, और कृत्रिम आभूषण जिसे आप कहते हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो बनाने में। और बेटे हमारी किताब में जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें अभ्यास का 13वां क्वेश्चन है, सिलिका युक्त बॉक्साइट अयस्क में से सिलिका को एल्यूमिना से अलग कैसे, एल्यूमिना से कैसे अलग करते हैं। यदि कोई समीकरण हो तो दीजिए। बेटे बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण लिखना है या निक्षालन लिखना है, उसमें ही मैंने आपको बताया है कि आप एल्यूमिना से सिलिका को कैसे अलग करोगे, यानी कि जो सोडियम सिलिकेट के रूप में विलयन में आ गया था NaOH के घोल में, तो वहां इन्होंने हमारे से कुल मिला के इनडायरेक्ट वे में पूछा है बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण या निक्षालन, इसे बताना है, और उसमें समीकरणें होती हैं 3। उसके बाद अभ्यास का 18वां क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के धातु कर्म में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है। बता दोगे आप कि क्रायोलाइट हॉल हेरोल्ड प्रक्रम में भी यूज करते हैं और हूप विधि में भी यूज करते हैं, दोनों जगह क्रायोलाइट हमने यूज किया है, इसके साथ फ्लोरोस्पार भी यूज किया है। हॉल हेरोल्ड प्रक्रम में तो इसने क्या करा है, वैद्युत अपघटन तो काम किया ही है वैद्युत अपघटन का, पर बेटे साथ में इसने क्या किया है, गलनांक को घटाया है और चालकता को बढ़ाया है। और हूप विधि में इसने काम किया है केवल वैद्युत अपघटन का। ये चीजें मैंने आपको सिखा दी, यही लिखना है इसके उत्तर में, मैंने लिख दिया होमवर्क। फिर अभ्यास का 25वां क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के वैद्युत धातु कर्म में ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका है। होमवर्क, भाई ग्रेफाइट की छड़ आपने कहाँ यूज करी बताओ। हॉल हेरोल्ड प्रक्रम में यूज करी, जहां एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करा, वहां भी आपने पता है कि यह कैथोड और एनोड का काम ग्रेफाइट ने करा है। कार्बन भी तो बेटे ग्रेफाइट ही है। और बेटे हूप विधि में भी क्या करा है हमने, ग्रेफाइट को यूज किया है इलेक्ट्रोड बनाने में, कैथोड और एनोड बनाने में। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि हमें एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे करना होता है। सिर्फ होते हैं 3 स्टेप, और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इस चीज को लेकर। बेटे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, तो जब तक मेरी सांसें चल रही हैं और मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं आपकी पढ़ाई को बेटे आसान बनाने की कोशिश करूंगा जितना मेरे अंदर ज्ञान है। ठीक है बेटे, बस आप प्ले लिस्ट के अनुसार अपनी पढ़ाई करो, अपने नोट्स बनाओ, और बेटे एक बात का ध्यान रखना है कि अपने टीचर्स की कभी भी
रेस्पेक्ट करना बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे आपके कॉलेज के टीचर हों या आपके ट्यूशन या कोचिंग के टीचर हों, उन सब की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी भी टॉपिक को लेके उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वे जो हमारे गुरु हैं वे हमारे लिए बहुत ज्यादा आदरणीय हैं, चाहे वे हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं और चाहे वे हमारे ट्यूशन के या कोचिंग के अध्यापक हैं, सबकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। भले ही वे आपको डांट रहे हैं या धमका रहे हैं, तो उनका डांटना या धमकाना आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।